हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केलर या वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यानी कि वेक्टर एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वेक्टर के अंदर हमें इस वीडियो में क्या क्या कवर करना है उसकी एक समरी मैंने यहाँ पर दी हुई है। तो इसमें हमें डिस्कस करना है कि जो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है वो क्या होती हैं, और इक्वल एंड अपोजिट इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, और यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, उसके बारे में हम यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारे वेक्टर्स हैं उनको कैसे हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए दो मेथड हैं, ट्रायंगल मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड। उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं, दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट और या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसको हमें इसमें कवर करेंगे। और स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है उसको हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, चाहे वो फोर्स है, मोमेंटम है, समय है, चाल है, वेग है और डेंसिटी है, बहुत जितनी भी तमाम फिजिकल क्वांटिटी है वो कोई ना कोई या तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी स्केलर होगी या वेक्टर होगी। तो कैसे हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या डेफिनेशन उनकी क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं तो स्केलर क्वांटिटी को हम कहते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे अगर हमसे कोई पूछा जाए कि हमारा विद्यालय कितनी दूर है, कॉलेज हमारा कितनी दूर है, तो बताया जा सकता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। सिंपल था। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि जिसके बारे में हमने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में है, बस हमने ये बता दिया कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जहां पर केवल हम मैग्नीट्यूड या परिमाण ही की बात करें, डायरेक्शन की बात ना करें, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हमारा टाइम है, टाइम की हम बात करें तो इसके अंदर टाइम हम कहें, हमसे कोई टाइम पूछता है, समय कोई पूछता है तो हम कहते हैं कि कितना बजा है, तो हम कहते हैं 2 बजे हैं, 2:30 बजे है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि किस डायरेक्शन में बजे हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम टाइम को हम स्केलर क्वांटिटी की श्रेणी में हम वहाँ पर लाते हैं। अगर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी वहाँ पर बतानी पड़े तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे अगर हम कहें कि जो हमारा विद्यालय, जो हमारा कॉलेज है, वो 10 किलोमीटर दूर है पूर्व दिशा में, या पहले आप इस डायरेक्शन से जाइए, फिर इस डायरेक्शन से जाइए, फिर उस डायरेक्शन से जाइए, तब आपको वो कॉलेज मिलेगा। तो हमने उसकी डिस्टेंस के साथ साथ उसको डायरेक्शन भी बताई। तब ऐसी कंडीशन में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें ये बताना पड़ता है कि किसी बॉडी पर हमने जो फोर्स लगाया वो किस डायरेक्शन में लगाया है। सिमिलरली जो हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम भी एक, जो पी हमारा मोमेंटम होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसको हमें बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में हम ये मोमेंटम वहाँ पर काम कर रहा है। तो तमाम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं या अदिश राशियाँ हम उनको बोलते हैं। और ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम सदिश राशियाँ वहाँ पर कहते हैं। इसमें इक्वल वेक्टर्स होते हैं, या हम कहें कि अगर इनको जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं, इसके ऊपर हम एरो लगाकर इसको हम वेक्टर क्वांटिटी के रूप में उसको दिखाते हैं। अगर हम बिना वेक्टर क्वांटिटी लगाए, एरो लगाए, लिख देते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो स्केलर उसको दर्शाता है। तो ये उनको दर्शाने का तरीका है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी उनके ऊपर हम एरो का साइन लगा देते हैं तो उसको वेक्टर भी बोलते हैं, और बिना एरो का लगा हुआ जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसके बाद इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है।
तो हम हमेशा वेक्टर को एरो के साथ दिखाते हैं। ये वेक्टर ए है ऐसे बता सकते हैं, और ये वेक्टर बी है ऐसे भी बता सकते हैं। तो एरो को हम दिखाते हैं एरो से कि किस इस डायरेक्शन में ए वेक्टर ए है, इसके ऊपर ये वेक्टर ए है, और उसका ये जो लंबाई, जितना एरो वहां पर बड़ा होता है उसकी लंबाई शो करती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जितनी ज़्यादा लंबा हम उसको एरो बनाएंगे तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा है। जितना छोटा एरो हम बनाएंगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड उतना ही कम है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स है कि हम जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो एरो लगा करके करते हैं कि किस डायरेक्शन में हम उसको दिखा रहे हैं। और इक्वल वेक्टर की बात करें कि इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं। अगर दो वेक्टर, ये दो वेक्टर हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये दो वेक्टर, ये ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है। तो अगर इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, यानी कि जो ये हमने एरो बनाए हैं ये बराबर बराबर बनाए हैं और एक ही उनके बीच की जो एंगल है वो सेम है, तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। यानी कि जिनकी डायरेक्शन भी एक जैसी हो और उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, तो ऐसे हम दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहते हैं। अपोजिट वेक्टर्स हम किसको कहेंगे कि इसी में से अगर हम बी की डायरेक्शन को उलट दें, ये तो ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन अपोजिट वेक्टर्स हो गए हैं, एक दूसरे की इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम अपोजिट वेक्टर्स भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर्स हम किसको कहते हैं। यूनिट वेक्टर जैसे नाम से पता चलता है, यूनिट एकांक, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही हो, एकांक हो, ऐसे हम यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। और उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है यूनिट वेक्टर का, उसको हम एक कैप लगाते हैं। यूनिट वेक्टर हम जहां भी पढ़ेंगे वहां पर हम एरो ना लगा के बल्कि उस पर कैप लगाएंगे, ए कैप बी कैप इस तरह से। और इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है कि वेक्टर ए अपॉन स्केलर ऑफ वेक्टर ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए और उसका मैग्नीट्यूड को हम एक तरीके से मॉड ए वेक्टर ए भी लिख देते हैं। ये इसी के इक्वल है, यहाँ हम इसको हम कहेंगे वेक्टर ए और कॉल में ये मॉड ए, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का, अगर हमें कोई वेक्टर दिया है तो उसका हम यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन। तो यूनिट वेक्टर वे होते हैं जिसमें केवल उसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही हो। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को अगर हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में चाहें, ये मान लिया यहाँ पर ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये यहाँ पर जेड एक्सिस है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं कि ये जो एक्स डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर शो करते हैं उसको हमेशा हम आगे पढ़ेंगे, आई से डिनोट करेंगे, और जो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप से हम डिनोट करेंगे, और जो जेड डायरेक्शन में होता है उसको के कैप से यूनिट वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। ऑर्थोगोनल ये तीनों वेक्टर ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में। तो आई जे के ये तीन हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो एक होगा लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है एक दूसरे के वो 90 की होती है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई जे के हमारे होते हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम इस तरह से उनको दर्शाते हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। अब देखते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अगर हम वेक्टर में कर दें तो क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, मान लिया हमारे पास ये एक वेक्टर ए है और इसको अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक नया वेक्टर बन जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर बन जाता है। इनके किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक नया वेक्टर बन जाता है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ नया होगा, लेकिन जो इसकी यूनिट है वो इसकी यूनिट इस पे डिपेंड करती है कि ये जो कांस्टेंट है ये यूनिट रखता है या यूनिट लेस है। अगर इसकी यूनिट कुछ नहीं है, केवल नंबर है, कांस्टेंट है, मान लिया यहाँ पर ये 2 है या 3 है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो इसकी यूनिट होगी वो ही इसकी यूनिट होगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये यूनिट लेस नहीं है, यूनिट लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो इसकी यूनिट होगी वो इसकी होगी। अगर ये यूनिट रखता है, इसकी कोई अपनी यूनिट है, तब इसकी यूनिट और इसकी यूनिट अलग अलग होंगी। तो इस तरह से हम जैसे एक हमारा मोमेंटम को हम लिखते हैं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर जब इसकी हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं मास, तो ये मोमेंटम बन जाता है। मोमेंटम इसलिए बन जाता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है यहाँ, इसकी जो यूनिट है, मास की भी अपनी यूनिट होती है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई इस तरह से। और अगर हम किसी वेक्टर को डिवाइड कर दें तो उसकी भी जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि एग्जांपल लें, जो एक्सेलरेशन है, त्वरण जिसको हम बोलते हैं, तो त्वरण एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम इसको फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फिर मास से इसको डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मास एक यहाँ पर ये स्केलर है, स्केलर से इसको डिवाइड किया है फोर्स को, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर एक ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर हमें मिल जाती है। इसकी यूनिट और इसकी यूनिट डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की है या हमने जो स्केलर से मल्टीप्लाई की है वो स्केलर की यूनिट है या नहीं है, तो उसी से हम इसकी यूनिट डिसाइड करते हैं। तो ये हुआ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, जब हम उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या होता है दो वेक्टर्स का। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये है जिसकी डायरेक्शन को हमने इस तरह दिखाया, ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर ये है बी जिसकी डायरेक्शन को हमने इस तरह से दिखाया। ये एरो हम फिर बता देते हैं कि जो एरो हमने यहाँ पर ये दिखाया है, इसकी लेंथ को अगर हम बड़ा कर रहे हैं तो समझ लो उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसकी लेंथ को कम कर रहे हैं तो समझ लो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने के हमारे दो मेथड हैं, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम मेथड, एक त्रिभुज का नियम और एक चतुर्भुज का नियम। तो इसको दोनों नियम को हम लगा करके ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले ट्रायंगल मेथड इसमें लगाते हैं, और ट्रायंगल मेथड को हम दूसरा नियम कहते हैं हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं, कि अगर दो वेक्टर को हमें ऐड करना है, मींस ए वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी करना है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर इनका आता है ये। और अगर हमें माइनस करना है, ए माइनस बी करना है, तो वो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो उसकी हम कैसे इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर करेंगे। चलिए पहले ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं ट्रायंगल मेथड से करते हैं। तो पहले वेक्टर को इसी डायरेक्शन में लिखेंगे, ये हमने ए डायरेक्शन में लिखा, हेड टू टेल, जहां से इसका हेड खत्म हुआ वहां से दूसरे का टेल शुरू होता है, तो वो ये है। इसी डायरेक्शन में हम इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में। ये वेक्टर यहाँ पर बी हुआ। तो जब हम इसके टेल को इसके हेड से मिलाएंगे, ये वाला, तो यहां पर एक ये रिजल्टेंट वेक्टर आता है आर, और ये होगा ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आता है। तो ये एक ट्रायंगल मेथड है दो वेक्टर को ऐड करने का। अगर हम इसी में कहें कि हमें ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे, फिर से एक वेक्टर ए हमने यहां पर ड्रॉ किया, ये वेक्टर ए है। अब हमें करना है माइनस बी। माइनस बी का मतलब क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए। तो उसको, अगर ये बी इस डायरेक्शन में था, माइनस है, तो उसको वापस हम उसी डायरेक्शन में बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। तो ये यहाँ पर वेक्टर बी हुआ नेगेटिव के साथ। अब हम इसके टेल को यहाँ से इसके हेड को मिलाएंगे, तो यहाँ से ये ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आया, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आया। तो इस तरह से हम इसको घटा सकते हैं कि दो वेक्टर्स को, किसके मेथड से, ट्रायंगल मेथड से। अगर यही चीज हमें पैरेललोग्राम मेथड, चतुर्भुज के मेथड में ऐसे में लगाना है, तो वो क्या होता है उसको समझते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो चतुर्भुज के नियम से उनको हमें ऐड करना है, तो पहले एक वेक्टर जो दिया है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहां से दूसरे वेक्टर को उसी डायरेक्शन में बी में, इसके हेड से नहीं शुरू करेंगे, टेल से शुरू करेंगे। तो यहां से बी को हमने उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये दिया हुआ था उसी डायरेक्शन में इसको ड्रॉ करा। और अब हम क्या करते हैं कि इसके पैरेलल एक लाइन यहां से खींचते हैं,
सीधी इसके पैरेलल एकदम, ये इसके पैरेलल हम यहाँ से ड्रॉ किया और इसके पैरेलल यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। हम ये इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमारा एक चतुर्भुज बन जाए, एक पैरेललोग्राम यहाँ से बन जाए और जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन आया है उसको यहाँ से और इसके डायगोनल को जब हम मिलाते हैं तो इसका जो डायगोनल आता है वो रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा और ये होगा ए प्लस वेक्टर बी। तो जो हमने ये पैरेललोग्राम यहाँ पर बनाया है तो उसका जो डायगोनल है ये इन दोनों का ए और बी वेक्टर जो है उनका रिजल्टेंट यहाँ से देता है। ऐसे ही इसको माइनस भी किया जा सकता है, अगर बी की डायरेक्शन को हम लेते हैं तो ये इधर से आएगा और फिर हमें इधर से ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा और जो डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे वो उसका रिजल्टेंट यहाँ से देता है। तो दिस इज द ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम मेथड एंड हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द टू वेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल या अदिश गुणनफल और दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल वो क्या होता है। देखते हैं पहले स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर बी वेक्टर है, तो अगर इन दोनों का हमें डॉट स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ए वेक्टर और यहाँ पर डॉट लगाते हैं बी वेक्टर। तो ये इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या हम कहें डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉट लगाया तो उसको डॉट प्रोडक्ट भी हम यहाँ पर बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो ये आती है ए बी कोस थीटा। अगर ये वेक्टर हमारे पास ए है और यहाँ पर एक किसी एंगल पर ये वेक्टर थीटा बी यहाँ पर लगा हुआ है, तब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी कोस थीटा और ए जो होगा उनका ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी के बराबर वहां पर आएगा। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं, दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि इधर जो ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है, जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इधर जो क्वांटिटी आती है वो स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट स्केलर होता है। ए यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो स्केलर क्वांटिटी है, बी भी यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है और ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। जो यहाँ पर अगर हमें ए यहाँ पर फाइंड करना है ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम इस तरह से फाइंड करेंगे। अब वो देखना पड़ता है कि जो हमारा वेक्टर ए है वो 2 डायमेंशन में दिया है, प्लेन में है या 3 डायमेंशन में है। अगर वेक्टर ए को हम देखें 3 डायमेंशन में तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। तो ये 3 डायमेंशन में इसकी वैल्यू को लिखने का तरीका है आई जे के टर्म में। अगर कोई हमारे पास एक्स वाई जेड इसमें है तो वेक्टर ए, अगर ये हमारे पास वेक्टर ए है तो उसको हम तीनों कंपोनेंट में एक्स वाई जेड या ए एक्स ए वाई ए जेड के कंपोनेंट में हम इस तरह से लिखते हैं। बी वेक्टर को भी इस तरह से लिख सकते हैं हम ए यहाँ पर बी एक्स आई और बी वाई जे और बी जेड के। तो ये 3 डायमेंशन में हुआ इस तरह से लिखने का। और अगर हम इसको 2 डायमेंशन में लिखें तो ये वाली टर्म हमारी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी और 2 डायमेंशन में हम केवल 2 टर्म लिखेंगे, एक्स वाली और जेड वाली। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से लिखेंगे। या हम कहें कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक वेक्टर ए हमारा ये वेक्टर ए है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट ये थीटा मान लिया से एंगल बनाया, तो इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वो ए एक्स होगा यहां से, और इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वो ए वाई होगा, ये इस तरह से। तो ये इसके दोनों कंपोनेंट है, ये आई डायरेक्शन में,
एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ए वाई ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इस तरह से। तो ए एक्स अगर हम इसके रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करें, इसके कंपोनेंट हम देखें ए एक्स क्या होगा, तो ए एक्स जो होगा वो होगा ए एक्स, यानी कि जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, उसका देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर ए यहां से cos थीटा, और ए वाई यहां पर क्या होगा, ए वाई होगा जो ये वेक्टर ए है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ये ए साइन थीटा, इस तरह से। तो अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करें और ऐड कर दें तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर ए निकल के आता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकल के आता है वो आएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड इनसे निकल के आता है। 3 डायमेंशन में जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर, ये यहाँ से निकल के आता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर हुआ। और अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का तो वो हम कैसे निकालेंगे वो भी हम इसमें समझ रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर हमें ए डॉट बी यहाँ से फाइंड करना है, यहाँ से इन दोनों से अगर देखते हैं कि ए डॉट हमें बी फाइंड करना है तो हम देखेंगे तो यहाँ पर ये, क्योंकि इन दोनों का अब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई वहाँ से निकल के आता है। वो क्यों निकल के आता है, क्योंकि जो हमारे आई जे के हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो जब हम आई डॉट आई, अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आता है। तो जब हम प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आई डॉट आई क्या होगा, जे डॉट जे क्या होगा, के डॉट के क्या होगा, उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसका कोई एग्जांपल अगर हम बात करें तो मान लिया यहाँ पर कोई ये बॉडी यहाँ पर रखी है, किसी प्लेन पर रखी है, और इस पर एक हम फोर्स लगाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, किस डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन पे ये फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। और इस बॉडी को डिस्प्लेसमेंट इसमें यहाँ से यहाँ तक एस डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन में है। तो तब इस फोर्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या कंपोनेंट होगा, वो होगा एफ कोस थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे एफ कोस थीटा इंटू में यहाँ पर इंटू एस, अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये बन जाएगा एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं एफ डॉट एस, ये लिख सकते हैं। और एफ डॉट एस ये डॉट प्रोडक्ट हुआ, ए बी कोस थीटा, तो ए बी कोस थीटा को एफ डॉट एस लिख दिया, और ये वर्क होता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और ये कैसे निकलता है, एफ डॉट एस से निकलता है। ये जो एफ कोस थीटा है ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है, तो वो वाला फोर्स का कंपोनेंट को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे और देखते हैं कि जो हमारा वर्क निकल के आता है दिस इज स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर ये वेक्टर एस एफ डॉट वेक्टर एस के बराबर इसका क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट है। अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है, उसको हम दिखाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, पहली प्रॉपर्टी है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं कि अगर ए डॉट बी है तो उसको बी डॉट ए लिखा जा सकता है, यानी कि ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें तो वो दोनों क्वांटिटी बराबर आती है। सेकंड इसकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अगर इसकी डॉट प्रोडक्ट हम अंदर करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी पालन करता है जो डॉट प्रोडक्ट है। साथ ही अगर हम देखें कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, सपोज करिए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, परपेंडिकुलर मीन्स अगर इनके दोनों के बीच का एंगल 90 है तो यहाँ पर 90 करेंगे
तो cos 90 एक तरीके से 0 हो जाएगा। तो दो परपेंडिकुलर अगर वेक्टर हैं यानी कि a डॉट b अगर हम इनका करेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि cos 90 यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है i j k, i j k, ये i j k, क्योंकि i j k तीनों ही एक दूसरे के हम यहां पर देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, तो इन केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अगर हम i कैप डॉट j कैप करेंगे तो वो क्या आएगा? क्योंकि i और j दोनों ही परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हैं तो 0 आएगा। और ऐसे ही j डॉट k करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और i डॉट k करेंगे तो क्या होगा? वो भी 0 आएगा। तो ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। सिमिलरली अगर हम देखें कि i डॉट i अगर हम करें और j कैप डॉट j कैप करें और k डॉट k कैप डॉट k कैप करें तो ये 1 आएगा, क्योंकि दो अगर उसी वेक्टर के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो यूनिट वेक्टर के केस में 1 आएगा। ऐसे ही अगर हम पैरेलल वेक्टर हम यहाँ पर ले लें, दो पैरेलल वेक्टर लें यानी कि सेम जो बिल्कुल समान वेक्टर्स की अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो यहाँ से एक तरीके से a स्क्वायर निकल के आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल ना वो 0, तो यहाँ a और a ये a स्क्वायर हो जाएगा और cos 0 1 वहां से आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट की। तो इससे आगे अब हम देखते हैं कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम या वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं a क्रॉस b। ये दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, और जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है a b साइन थीटा इंटू n कैप। ये प्लेन में मान लिया ये वेक्टर हमारे पास b है और ये वेक्टर हमारे पास a है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, और इनके बीच का जो एंगल ये है वो थीटा है। इधर से जो बी ए से बना रहा है एंगल वो थीटा है। तब इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों की परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो इसके ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ए क्रॉस बी अपने आप में भी एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ से निकल के आती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यहाँ पर होगी, इन दोनों वेक्टर के यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर होगी। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन को इस तरह समझते हैं। और इसका एग्जांपल देखें तो जो हमारा टॉर्क होता है, बल आघूर्ण होता है, दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। जो बल आघूर्ण होता है ये फोर्स और उसके घूर्णन अक्ष से दूरी, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट के यहाँ पर बराबर होता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज आती है क्रॉस प्रोडक्ट की, तो वो प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये a क्रॉस b, ये b क्रॉस a के बराबर नहीं होता, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो a क्रॉस को अगर हम b प्लस c इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी पालन करता है, प्लस में a क्रॉस वेक्टर c, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। अगर हम मल्टीप्लाई करें, सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करें, अगर ये दो इक्वल वेक्टर हैं और इसकी हम प्रोडक्ट यहाँ पर करें, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर करें, इक्वल वेक्टर का मतलब है इनके बीच का एंगल मैग्नीट्यूड बराबर है और एंगल भी इनका 0 है बीच में, तो साइन 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि a क्रॉस a अगर हम करेंगे तो वो यहाँ पर 0 आएगा। और जो हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर हम i क्रॉस i करेंगे, i कैप क्रॉस i कैप, और j कैप क्रॉस यहाँ से j कैप करेंगे और k कैप क्रॉस k कैप करेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि एंगल 0 होते साइन 0 होगा। और अगर हम i क्रॉस j करें
तो वो के कैप के इक्विवेलेंट आएगा। और अगर जे क्रॉस के करें तो वो आई यूनिट कैप के बराबर आएगा। और अगर हम आई क्रॉस जे करें या आई क्रॉस के करें, इसको हम करें, या आई जे जे के क्रॉस आई हम यहां पर करें तो वो जे क्रॉस के बराबर आएगा। लेकिन अगर हम इसका जो एक साइक्लिक ऑर्डर है उसको चेंज कर देंगे, यानी कि अगर यहाँ पर ये आई है और यहाँ पर ये जे है, यहाँ पर ये के है, आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, के क्रॉस आई जे आएगा। लेकिन अगर हम इसका कुछ इसको रिवर्स कर दें, यानी कि आई क्रॉस के की जगह जे क्रॉस आई कर दें यहाँ पर, तो वो माइनस के बन जाएगा, डायरेक्शन बदल, तो इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये हमने आज वेक्टर एनालिसिस को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस किया। आगे आने वाली जो वीडियो में है तो हम उसमें आपको बहुत ढेर सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसमें करना सिखाएंगे और देखेंगे कि कैसे वेक्टर पे एनालिसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं एग्जाम में, किस तरह की आती हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे।